नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज मुद्रास्फीति के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति के संबंध नहीं है? मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। स्फीति इन्फ्लेशन को व्यवहार में मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन अथवा मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे संबंधित स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है मुख्यतः मुद्रा प्रसार का ही परिणाम मानी जाती है। मुद्रा प्रसार में मुद्रा की मात्रा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा से अधिक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है, अर्थात कीमतों में वृद्धि होने लगती है। क्राउथर के विचार में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती हैं। मुद्रास्फीति को प्रायः बढ़ती हुई क्रियाशीलता तथा रोजगार से संबंधित किया जाता है। केमरर के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें किए जा रहे व्यापार की तुलना में चलन में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है। हाटे के अनुसार आर्थिक जीवन की वह दशा जिसमें चलन का अत्यधिक निर्गमन हो मुद्रास्फीति है। पीगू के अनुसार पीगू ने मुद्रास्फीति की परिभाषा में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उनके विचार में मुद्रास्फीति की स्थिति तब होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ रही हो। पीक्यू के अनुसार मुद्रास्फीति उस समय होती है जब उत्पादक साधनों को भुगतान के रूप में प्राप्त होने वाली मौद्रिक आय उनके द्वारा किए गए उत्पादन कार्य की तुलना में तेजी से बढ़ रही होती है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रास्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की तुलना में लोगों की मौद्रिक आय अधिक बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर मौद्रिक आय बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप भोग की वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है तथा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। धीरे धीरे उत्पादन की वृद्धि तथा मौद्रिक आय की वृद्धि में साम्य स्थापित हो जाता है। इस बिंदु के आगे मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। यही असंतुलन की स्थिति, जबकि मौद्रिक आय की वृद्धि उत्पादन की वृद्धि से अधिक होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। यह स्पष्ट है कि पीगू के अनुसार कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है। उनके अनुसार 5 दशाओं में कीमतों की वृद्धि मुद्रास्फीति की श्रेणी में आती है। नंबर 1, मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो जब उत्पादन की मात्रा स्थिर हो। नंबर 2, मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो जबकि राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा घट रही हो। नंबर 3, मौद्रिक आय में वृद्धि इतनी तीव्र हो कि उसका अनुपात उत्पादन की वृद्धि से अधिक हो। नंबर 4, मौद्रिक आय यथास्थिर हो परंतु राष्ट्रीय उत्पादन घट रहा हो। तथा नंबर 5, मौद्रिक आय घट रही हो और साथ में उत्पादन में भी कमी हो रही हो। इस प्रकार प्रोफेसर पीगू की मुद्रास्फीति की धारणा उत्पादन के साथ जुड़ी हुई है। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने के कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के अनेक रूप हो सकते हैं। यदि कीमत स्तर में वृद्धि वस्तुओं की पूर्ति में कमी के कारण होती है तो उस स्थिति को वस्तुस्फीति कहते हैं। यदि कीमतों में वृद्धि चलन में मुद्रा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण होती है तो उसे शाख स्फीति कहा जाता है। इस स्फीति का मुख्य कारण शाख की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने पर शाख स्फीति की स्थिति में उत्पन्न होती है। करों में वृद्धि तथा अन्य वित्तीय कारणों से स्फीति उत्पन्न होने पर उसे वित्तीय स्फीति कहा जाता है। इसी प्रकार अति विनियोग स्फीति, अल्प उत्पादन स्फीति आदि अन्य अनेक रूप होते हैं। कारणों के आधार पर मांग प्रेरित स्फीति तथा लागत प्रेरित स्फीति में भेद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत ऑप्शन नंबर विपरीत दिशा में बदलते हैं।
वर्ष 1958 में प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ब्रिटेन के लगभग 100 वर्षों के ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इस विपरीत संबंध का अभिप्राय प्रतिस्थापन से होता है, जिसमें बेरोजगारी कम करने के लिए मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत अधिक दर के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए बेरोजगारी की अपेक्षाकृत ऊंची दर के रूप में कीमत अदा करनी होती है। ऐतिहासिक आंकड़े रेखाचित्र के रूप में वक्र का रूप देने से फिलिप्स को नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र मिला, तो जो मुद्रास्फीति दर तथा बेरोजगारी की दर के मध्य विपरीत संबंध प्रदर्शित करता है। ये वक्र फिलिप्स वक्र के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु मिल्टन फ्रीडमैन ने ये स्थिर फिलिप्स वक्र की धारणा को चुनौती दी और कहा कि मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ अल्पकाल में होता है, दीर्घकाल में यह समाप्त हो जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र किस प्रकार का हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, लंबवत रेखा। आलोचनात्मक रूप में फिलिप्स वक्र की व्याख्या ये की जाती है कि फिलिप्स वक्र अल्पकाल से संबंध रखता है और स्थिर नहीं रहता। यह स्फीति की प्रत्याशाओं में परिवर्तन के साथ सरक जाता है। दीर्घकाल में स्फीति और रोजगार में विनिमय नहीं होता है। फिलिप्स वक्र के आलोचनात्मक मतों की स्थापना फ्रीडमैन तथा फिलिप्स ने की और उनका सिद्धांत त्वरणकारी या अनुकूलित प्रत्याशाएं परिकल्पना के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रीडमैन के अनुसार कई ऐसे चर होते हैं जिनके कारण दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र सरकता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर स्फीति की प्रत्याशित दर है। जब तक स्फीति की वास्तविक दर और प्रत्याशित दर के मध्य अंतर है, तब तक फिलिप्स वक्र नीचे दाईं ओर ढाल का होगा, परंतु जब यह अंतर दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है तो फिलिप्स वक्र अनुलंब हो जाता है। फिलिप्स वक्र विश्लेषण के अनुसार स्फीति की समस्या को हल करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी बढ़ जाती है या उत्पादकता घट जाती है। फिलिप्स वक्र विश्लेषण के अनुसार जब स्फीति की समस्या को हल किया जाता है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है या उत्पादकता घट जाती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऑप्शन नंबर डी, फिलिप्स वक्र का संचलन इस प्रकार होता है कि बेरोजगारी गिरती है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। मजदूरी दर तथा बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन नंबर सी, फिलिप्स द्वारा। फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर में। ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्स वक्र स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर में विपरीत संबंध दर्शाता है। चित्र देखकर समझिए। फिलिप्स वक्र किनके बीच संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र दर्शाता है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध कहलाता है फिलिप्स वक्र। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने अल्पकाल के लिए बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति दर के मध्य आनुभाविक संबंध दिया था? ऑप्शन नंबर सी, A.W. फिलिप्स। A.W. फिलिप्स ने अल्पकाल के लिए बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति दर के मध्य आनुभाविक संबंध का प्रतिपादन किया था, जबकि मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार अल्पकाल में बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर के मध्य ट्रेड ऑफ होता है और दीर्घकाल में इन दोनों के बीच कोई ट्रेड ऑफ नहीं पाया जाता है। फिलिप्स का मजदूरी स्फीति एवं बेरोजगारी अंतर संबंध अनुकूलक अपेक्षा परिकल्पना पर आधारित है। मौद्रिक मजदूरी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य प्रतिलोम संबंध की प्रथमता
प्रथमतया व्याख्या की गई? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा। ए डब्ल्यू फिलिप्स का मजदूरी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी अंतर संबंध आधारित है। ऑप्शन नंबर बी अनुकूल अपेक्षा परिकल्पना पर। मुद्रा प्रसार बेरोजगारी में पारस्परिकता की अवधारणा का योगदान किया है। ऑप्शन नंबर डी फिलिप्स ने। फिलिप्स वक्र निम्न संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी बेरोजगारी एवं स्फीति। बेरोजगारी की दर तथा स्फीति दर के बीच अल्पकालीन आनुभाविक संबंध को औपचारिक रूप प्रदान किया। ऑप्शन नंबर बी ए डब्ल्यू फिलिप्स। आरेख किसके बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति का चित्र देखकर बताना ये किसके बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति का मांग खिंचाव सिद्धांत। उपरोक्त आरेख जो है मुद्रास्फीति के मांग खिंचाव सिद्धांत के बारे में बताता है। मुद्रास्फीति के से बाजार में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। एक निश्चित समयावधि के दौरान कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली निरंतर तथा अत्यधिक वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को ऑप्शन नंबर बी घटाना चाहिए। मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय में कमी या करारोपण में वृद्धि की नीति अपनानी चाहिए ताकि अधिक के मुद्रापूर्ति की मात्रा को अवशोषित किया जा सके तथा कीमतों को सामान्य स्तर पर लाया जा सके। मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है ऋणी को। मुद्रास्फीति से लाभान्वित वर्ग है ऋणी, उत्पादक, व्यापारी वर्ग, निवेशक, साहसी, परिवर्तनशील आय समूह। मुद्रास्फीति से हानि में रहने वाले वर्ग हैं ऋणदाता, स्थिर आय वर्ग, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बीमा, ब्याज एवं किराया प्राप्त वर्ग अर्थात सामाजिक सुरक्षा, स्थानांतरण, भुगतान, ऋण पत्र, प्रतिभूतियाँ, बांड धारक। मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? ऋणी को। मुद्रास्फीति लाभदायक है उत्पादक के लिए। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? ऋणी को। भारत में निकट वर्षों में मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रकार निम्न रूप में पाया जा गया है। मांगजन्य स्फीति। भारत में वर्तमान निकट वर्षों में मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रकार मांगजन्य स्फीति है। भारत में मांग आधिक्य के फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि लाने वाले घरेलू कारकों के साथ साथ ग्लोबल कारक भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में विश्व के अन्य देशों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आय में तीव्र वृद्धि के कारण खाद्यान्नों तथा खाद्य तेल की मांग में वृद्धि, बायो ईंधन की मांग में वृद्धि, निर्माण वस्तुओं की मांग में वृद्धि आदि मांगजन्य स्फीति के कारक हैं। निम्न में से कौन सा कारण लागतजन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर है बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत। बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत श्रमिकों की मजदूरी तथा उद्यमियों की लाभ प्रत्याशा में वृद्धि लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी होती है। मुद्रास्फीति के संबंध में सूची लागत संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर बदलती मूल्य सूची की लागत। मुद्रास्फीति के संबंध में सूची लागत बदलती मूल्य सूची की लागत को संदर्भित करती है। निम्न में से कौन सा लागत प्रेरित स्फीति का कारक नहीं है? अनुदान में वृद्धि। लागत प्रेरित स्फीति अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में पाई जाती है। इसके मुख्य कारण मजदूरी में वृद्धि, आयात शुल्क में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि एवं लाभ की दरों में वृद्धि, जबकि अनुदान में वृद्धि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है। ऑप्शन नंबर डी मजदूरी और वेतन में वृद्धि। लागत जनित मुद्रास्फीति के 4 कारण हो सकते हैं। साधनों की मांग बढ़ने या कच्चे माल की कमी के कारण उनकी लागत का बढ़ना, मूल्य की वृद्धि के कारण जीवन निर्वाह की लागत का बढ़ना, आर्थिक विकास के साथ श्रमिक संघों द्वारा मजदूरी की वृद्धि के लिए बाध्य किया जाना, एकाधिकारिक या अल्पाधिकारिक प्रतियोगिता के कारण उद्योगपतियों द्वारा मूल्य में वृद्धि या लाभ में वृद्धि।
अतः मजदूरी और वेतन में वृद्धि लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है, जबकि उपभोग व्यय में वृद्धि, करारोपण में कमी तथा मांग में वृद्धि मांग जन्य मुद्रास्फीति का कारण है। उत्पादन लागतों में वृद्धि द्वारा ऊपर की ओर धकेले गए मूल्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल में कमी। निम्न में से कौन एक लागत जनित स्फीति का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि लागत जन्य नहीं बल्कि मांग जन्य स्फीति को जन्म देती है। लागत जनित स्फीति मजदूरी में वृद्धि, उद्योगपतियों के लाभ प्रत्याशा में वृद्धि, जीवन निर्वाह की लागत में बढ़ोतरी तथा आधारभूत वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्फीति नियंत्रण का उपाय नहीं है? ऑप्शन नंबर है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। किसी समयावधि में अर्थव्यवस्था में निरंतर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में ह्रास की मुद्रास्फीति कहलाती है। ऐसी स्थिति में आरबीआई एवं सरकार द्वारा स्फीति को नियंत्रित करने हेतु सीआरआर में वृद्धि, प्रतिभूतियों का विक्रय, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि एवं अन्य मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों को अपनाकर मुद्रा की पूर्ति में कमी लाती है, ना कि वृद्धि। अतः विकल्प ए सही नहीं है। मुद्रास्फीति व अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर हो सकता है, क्योंकि मुद्रा पूर्ति की कमी का प्रभाव मांग के ऊपर पड़ेगा, जिससे मांग में कमी के कारण कीमतों में भी कमी हो सकती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय है ऑप्शन नंबर बी, सभी स्तर पर उत्पादन बढ़ाना। मुद्रास्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सभी स्तर पर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमताओं के पूर्ण प्रयोग के तरीकों को अपनाकर उत्पादन की कुल पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, ताकि पूर्ति तथा मांग के बीच अंतर को कम करके स्फीतिकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। एक देश में स्फीति नियंत्रण के निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी, नगद कोष अनुपात में वृद्धि। नगद कोष अनुपात सीआरआर में वृद्धि एवं घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी लाकर स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। सीआरआर में वृद्धि से बैंकों के नगद कोष में कमी आती है, जिससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है। घाटे की वित्त व्यवस्था में संकुचन के द्वारा सरकार बाजार में चलन में व्याप्त मुद्रा की मात्रा में कमी लाती है। निम्नलिखित में मुद्रास्फीति रोकने के लिए कौन सा राजकोषीय उपाय है? ऑप्शन नंबर डी, जनता से जमा उधार। मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में एक निरंतर ऊपर की ओर प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जी एक्ली ने मुद्रास्फीति को कीमतों के सामान्य या औसत स्तर में लगातार वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति बढ़ती कीमतों की स्थिति है, लेकिन उच्च कीमतें नहीं। आधुनिक मौद्रिक सिद्धांतवादियों जैसे फ्रीडमैन के अनुसार स्फीति सदैव सर्वत्र एक मौद्रिक घटना है, जो कुल उत्पादन की अपेक्षा मुद्रा की मात्रा में अधिक तीव्र विस्तार के साथ उत्पन्न होती है। जबकि कीन्स के सिद्धांत के अनुसार जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर समस्त मांग का मूल्य समस्त पूर्ति के मूल्य से अधिक होने पर स्फीति अंतराल उत्पन्न होता है। मुद्रास्फीति रोकने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय दोनों तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं। मौद्रिक उपायों में निम्न उपाय शामिल हैं। साख नियंत्रण, करेंसी का विमुद्रीकरण, नई करेंसी जारी करना, उच्च रिजर्व मांग, उच्च मार्जिन की मांग। राजकोषीय उपायों को मौद्रिक उपायों के अनुपूरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें निम्न उपाय शामिल हैं। अनावश्यक व्यय में कटौती, करों में वृद्धि, वस्तुओं में वृद्धि, अतिरिक्त बजट, सार्वजनिक ऋण। साख नियंत्रण, रिजर्व मांग में वृद्धि और ऋण के लिए मार्जिन में वृद्धि जैसे कदम केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। इनसे मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, फलतः मांग संकुचित होती है, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जनता से जमा उधार,
सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है, जिससे मांग में कमी आती है और मुद्रास्फीति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ावा दे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। रिजर्व बैंक मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जनता तथा वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की नीति अपनाता है, जिससे मुद्रा का प्रभाव अर्थव्यवस्था से केंद्रीय बैंक की तरफ होगा। जिस दर पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे बैंक दर कहते हैं। यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। इस दर के द्वारा रिजर्व बैंक साख की उपलब्धता तथा साख की लागत को प्रभावित करता है और इस प्रकार बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक दर CRR, SLR, रेपो दर में वृद्धि तथा सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय की क्रियाएं अपनाता है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित कोष CRR में वृद्धि, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय आदि कदम उठाती है ताकि अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित किया जा सके। कीन्स द्वारा लंबित भुगतान प्रणाली को किस उद्देश्य के लिए उपयोग माना गया है? ऑप्शन नंबर है मुद्रास्फीति नियंत्रण। कीन्स द्वारा लंबित तथा स्थगित भुगतान प्रणाली को मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए उपयोगी माना गया। मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपायों में एक उपाय है कि लोग अपनी बचतें बढ़ाएं, परंतु बढ़ते निर्वाह व्यय के कारण लोग स्वेच्छा से बचत करने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए कीन्स ने अनिवार्य बचतों का समर्थन किया। इसे उन्होंने लंबित या स्थगित भुगतान कहा है। इसमें बचतकर्ता को कुछ वर्षों बाद अपनी मुद्रा वापस मिल जाती। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार को चाहिए कि ऊंची ब्याज दर वाले सार्वजनिक ऋण जारी करे, इनामी या लॉटरी वाली दीर्घावधि बचत स्कीमें, अनिवार्य भविष्य निधि तथा भविष्य निधि एवं पेंशन स्कीमें इत्यादि चलाएं। कीन्सवादियों के अनुसार रेंगती मुद्रास्फीति सहायता करती है। ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों बेरोजगारी न्यूनतम करने में, वास्तविक उत्पाद अधिकतम करने में। कीन्सवादियों के अनुसार रेंगती मुद्रास्फीति बेरोजगारी को न्यूनतम करने तथा वास्तविक उत्पाद को अधिकतम करने आदि में सहायता करती है। भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन से उपाय अपनाता है? ऑप्शन नंबर D, इनमें से सभी। बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद रिजर्व अनुपातों को बढ़ाना। भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा LF, रेपो तथा रिवर्स रेपो दर, नकद रिजर्व अनुपातों CRR को बढ़ाना, वैधानिक तरलता अनुपात SLR में वृद्धि, न्यूनतम मार्जिन निर्धारण आदि उपाय अपनाता है। मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति का मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण है, जबकि बैंक दर में वृद्धि, निवेश में कमी तथा मुद्रा की मात्रा में कमी मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय हैं। मुद्रास्फीति के समय घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन के क्या लाभ हैं? ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। निर्यातों को हतोत्साहित करना, आयातों को प्रोत्साहित करना, घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं की कीमत कम करना। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर D सही। मुद्रास्फीति वह आर्थिक स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य निरंतर गिर रहा होता है, वह वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही होती हैं। इस आर्थिक स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि आयात को प्रोत्साहित व निर्यात को हतोत्साहित करती है। उदाहरण, अगर $1 = 35 रुपये के स्थान पर 40 रुपये हो जाए तो घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी, व निर्यात घटेगा व आयात बढ़ जाएगा।
यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्न में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा? ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष करों में कमी। एक निश्चित समयावधि के दौरान कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली निरंतर तथा अत्यधिक वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। इससे बाजार में वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष कर की दर में कमी तथा परोक्ष कर की दर में वृद्धि लानी चाहिए। अप्रत्यक्ष करों में कमी मुद्रास्फीति को जन्म देगा। बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही। उपरोक्त कथन स्फीति के किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, मांगजन्य स्फीति। मांगजन्य स्फीति को प्रदर्शित करता है। मांगजन्य स्फीति का मुख्य कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होना होता है। ये तब उत्पन्न होती है जब सार्वजनिक व्यय की पूर्ति हेतु मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है। मांगजन्य स्फीति पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद उत्पन्न होती है। मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण है। ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या में वृद्धि। जब समग्र मांग को प्रभावित करने वाले कारक समग्र पूर्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावी हों, जिसके कारण मांग में पूर्ति से अधिक हो जाए, तो इसे मांग प्रोत्साहित प्रेरित स्फीति कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि तथा वास्तविक चरों में परिवर्तन के कारण समग्र मांग प्रभावित होती है। महत्वपूर्ण तथ्य। मांग प्रेरित स्फीति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था। नंबर 2, सरकारी व्यय में तेजी से वृद्धि। प्रत्यक्ष करों के दर में कमी। बैंकों द्वारा साख मुद्रा का निर्माण। विदेशी पूंजी का अधिक अंतर्प्रवाह या M3 में वृद्धि। नंबर, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नंबर 7, ब्याज दर में कमी। लागत में वृद्धि के कारण यदि मूल्य में वृद्धि आए या वस्तुओं की पूर्ति में अत्यधिक कमी के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि आए, तो इस प्रकार की स्फीति को लागतजन्य स्फीति कहते हैं। किन्स सबसे अधिक संबद्ध है? ऑप्शन नंबर है, मांग जनित स्फीति से। किन्स मांग जनित स्फीति से सर्वाधिक संबंध है। किन्स एवं उनके अनुयायियों ने मांग जन्य स्फीति के स्रोत के रूप में समस्त मांग में वृद्धि पर जोर दिया। किन्स के अनुसार मांग को एक से अधिक स्रोत जैसे उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च आदि हो सकते हैं, जो समस्त मांग में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। यदि अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 8% स्फीति आंकी जाए तो इसका अर्थ होगा कि ऑप्शन नंबर, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 8% की वृद्धि हो गई है। सामान्यतया मुद्रास्फीति इस दिशा को कहते हैं जब वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग अधिक के कारण मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा स्थायी वृद्धि हो रही हो, तो इस प्रकार मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति की दशा है। क्वेश्चन नंबर 50। यदि ब्याज दर से मुद्रास्फीति दर अधिक है तो वास्तविक ब्याज दर होगी। ऑप्शन नंबर है, ऋणात्मक। अगर ब्याज दर से मुद्रास्फीति दर अधिक होगी तो ऐसी परिस्थिति में वास्तविक ब्याज दर हमेशा ऋणात्मक होगी। उदाहरण, 2015 में 5 वर्ष के लिए 100 रुपये पर 4% ब्याज दर के हिसाब से 2020 में केवल 104 रुपये प्रति प्राप्त होंगे, जबकि किसी 100 रुपये की किसी वस्तु की कीमत 106 या 110 भी हो सकती है। धन्यवाद।